चलिए देखिए बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में हमने आपको पिछले टर्न पे टूल्स और टेक्निक में एंजाइम्स बताए थे, जिसमें सेल को ओपन करने के लिए लाइसिंग एंजाइम थे, जो सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, प्लांट की सेल के लिए सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम था। बैक्टीरिया की सेल के लिए लाइसोजाइम एंजाइम है। ये सब लाइसिंग एंजाइम है। अब सेल के अंदर से जीन को कट करने के लिए जो एंजाइम है वो कौन से हैं? क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम जो कि हमने आपको बताए थे 3 टाइप के थे, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आपके एक्सोन्यूक्लियस जो डीएनए को 5' और 3' पे काटेगा, वो होगा एक्सोन्यूक्लियस। जो डीएनए को अंदर से काटेगा वो होगा एंडोन्यूक्लियस। लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को पर्टिकुलर साइट से पहचानेगा, वहीं से काटेगा। पर्टिकुलर साइट को पहचान के वहीं से कट करेगा, वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इस तरीके से ये आपके 3 एंजाइम है जो क्लीविंग एंजाइम है। अब ये आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसे जनरली वेक्टर के फॉर्म में यूज किया जाता है, इसे वेक्टर को काटने में, ये आपके वेक्टर को और डिजायरेबल जीन को कट करने में यूज किया जाता है। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? बैक्टीरिया की सेल में इसकी डिस्कवरी हुई थी। एक्चुअली बैक्टीरिया की सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये है उसका खुद का क्रोमोसोम। जब आपके बैक्टीरिया की सेल में कोई वायरल डीएनए एंटर करता है, ये हो गया आपके वायरल डीएनए, तो बैक्टीरिया की सेल में एक एंजाइम निकलेगा जो वायरल डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कर देगा। तो ये आपके एंजाइम ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो आपके पर्टिकुलर डीएनए को पर्टिकुलर जीन का फ्रेगमेंटेशन कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि ये एंजाइम वायरस का डीएनए जो अंदर आया है, इसका फ्रेगमेंटेशन कर देता है, खुद के डीएनए का फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं करता? तो एक दूसरा एंजाइम जो खुद के डीएनए का मिथाइलेशन कर देगा। क्या कर देगा? मिथाइलेशन, मतलब इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा, तो खुद के डीएनए का मिथाइलेशन हो जाएगा। तो ये वाला एंजाइम खुद के डीएनए को हार्म नहीं करेगा, बाहर से आने वाले वायरल डीएनए का ही फ्रेगमेंटेशन करता है। जैसे हम कहें कि चौकीदार जो अपने घर वालों को पहचान के उनको अंदर आने देगा, उनको नुकसान नहीं करेगा, घर वालों को, बाहर से आने वालों को ही रोकेगा, नुकसान करेगा। तो इसी तरीके से ये एंजाइम खुद के डीएनए को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कब? जब इसका मिथाइलेशन हो जाएगा, जिससे कि ये अपने डीएनए को पहचान के इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बाहर से आने वाले वायरल डीएनए का ही फ्रेगमेंटेशन करेगा। तो इस तरीके से आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी हुई। क्लियर? अब देखिए, ये तो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनका हमने आपको बताया कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के पैलिंड्रोमिक केस को ही पहचानते हैं। पैलिंड्रोमिक केस क्या होता है? डीएनए के एक स्ट्रैंड पे 5 to 3 डेज में जो सीक्वेंस होगा, वही सीक्वेंस दूसरे स्ट्रैंड पे होगा इसके 5 to 3 डेज में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपके AATTGCC है, तो इसमें भी इसी तरीके से ए, यहाँ पे आपके ये GG है, ये आपके AATTGG, यहाँ पे TT हो गया। जैसे गलत हो रहा है, रुकिए। भाई जैसे इसमें आपके है A
जी जी सी सी है। तो यहाँ पे आपके सी सी या पे ये आपके टी टी है, ठीक है। तो इसके दूसरे स्टैंड पे आपके क्या सीक्वेंस हो जाएगा, यहाँ पे आपके ए का टी, जी का सी, जी का सी और ये टी का ए और ए। तो इस तरीके से आपको बता दें कि इसमें आपके जो सीक्वेंस होगा, जैसे 5 to 3 डैश में जो सीक्वेंस है वही इसके दूसरे स्टैंड में 5 to 3 डैश में, पर यहाँ पे आपके जैसे चेंज आ रहा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी सी और ये ए किसी टी टी। तो यहाँ पे आपका रुक जाइए, मिस्टेक हो रही है। हाँ, इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएंगे ना आपके, ये ए टी टी, यहाँ पे सी सी हो जाएगा, तो ये तो जी हो जाएगा ए टी। रुकिए, अब ऐसे जी ए टी टी सी ऐसे कर लें। तो ये देखिए सी का जी, टी का ए टी टी सी, इस तरीके से सीक्वेंस होते हैं कि मतलब पैलिंड्रोमिक का जैसे 5 to 3 डैश में जी ए टी टी सी ऐसे जा रहा है, तो इसके दूसरे स्टैंड में 5 to 3 डैश में जी ए टी टी सी ऐसे जाएगा। ये होता है पैलिंड्रोमिक केस। तो पैलिंड्रोमिक केस में ही ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को पहचानेगा और इसको पर्टिकुलर साइट से कट कर देगा, ठीक है। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में जो सीक्वेंस एक स्ट्रैंड में 5 to 3 डैश ऐसे है, तो दूसरे स्ट्रैंड में भी 5 to 3 डैश ऐसे होगा। तो ये कहलाता है पैलिंड्रोमिक केस। तो ये आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के जीन के पैलिंड्रोमिक केस को ही पहचानते हैं और उसी को ही कट कर पर्टिकुलर साइट से कट करते हैं, ठीक। अब देखिए ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहली चीज आपको बता दें, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम किससे मिले हैं, बैक्टीरिया से। तो उन्हीं के नाम पे इनका नामकरण भी होता है। जैसे जिस इस बैक्टीरिया से ये मिले हैं, उसी बैक्टीरिया के जीनस का नाम, स्पीशीज का नाम और स्ट्रेन और ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ये 4 वर्ड मिलके आपके एंजाइम का नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे मान लीजिए इरिस्टिया कोलाई बैक्टीरिया से मिला है, तो जो एंजाइम का नाम है इस वेक्टर के जीनस को बिलोंग करेगा, पहला वर्ड जो एंजाइम का होगा उस बैक्टीरिया के जीनस को बिलोंग करेगा। दूसरा वर्ड जो होगा उस बैक्टीरिया के स्पीशीज को बिलोंग करेगा। तीसरा वर्ड उसकी स्ट्रेन को बिलोंग करेगा और चौथा वर्ड ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को बिलोंग करेगा। तो 1 2 3 4 4 वर्ड से मिलके एंजाइम का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। पहला वर्ड जिस बैक्टीरिया से वो एंजाइम मिला है उसके जीनस का नाम, दूसरा उसकी स्पीशीज का नाम, तीसरा उसकी स्ट्रेन और चौथा ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। तो ई कोलाई बैक्टीरिया से जो एंजाइम मिला है ECOR1, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को रोमन नंबर में लिखते हैं, ये रोमन नंबर हो गया। तो ECOR1 ये आपके एंजाइम का नाम हो जाएगा जो कि आपके ई कोलाई बैक्टीरिया से मिला है। तो इस तरीके से एंजाइम का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो ECOR1 जो आपके पर्टिकुलर साइड GAATTC इसी को ही पहचानता है और इसी को ही पर्टिकुलर साइड से कट करता है और किसी साइड को नहीं पहचानेगा, केवल ये पैलिंड्रोमिक केस में इसी साइड को पहचानेगा और इसी को पर्टिकुलर साइड से कट करता है।
तो ये होता है आपका एंजाइम का नॉमेनक्लेचर। तो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर हुआ था वो था आपके हिंड 2। हिंड 2 ये आपके पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था जो आपके स्पेसिफिक 6 बेस पेयर वाले सीक्वेंस को पहचानता है और उसी को कट करता है। तो इस तरीके से ये हुए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि आपके क्लीविंग एंजाइम है। अब आइए नेक्स्ट एंजाइम सिंथेसाइजिंग एंजाइम। ये हो गया आपके सिंथेसाइजिंग एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो डीएनए को बनाने में, डीएनए स्ट्रैंड को बनाने में यूज किए जाते हैं। अब डीएनए कैसे बनेगा? या तो एक नया डीएनए, डीएनए के ही टेम्पलेट पे डीएनए बनेगा, एक डीएनए से दूसरा डीएनए, या फिर एमआरएनए के टेम्पलेट पे डीएनए बनेगा। तो इस तरीके से ये आपके डीएनए को बनाने के लिए सिंथेसाइजिंग एंजाइम यूज होते हैं। तो अब देखिए, अगर डीएनए के ही टेम्पलेट पे डीएनए बनाए तो आपने पढ़ा है डीएनए का रेप्लिकेशन, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाने में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। तो ये डीएनए के ही टेम्पलेट पे दूसरा डीएनए बनेगा तो आपके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होगा। फिर आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा है डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होगा। लेकिन अगर एमआरएनए से डीएनए बनाए, भाई डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जिसमें ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज हो रहा है। अब इसका उल्टा कर दे, एमआरएनए से डीएनए बनाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा ना भाई। ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होगा। तो इस तरीके से डीएनए बनाए जाते हैं जिसमें सिंथेसाइजिंग एंजाइम यूज होंगे। डीएनए के ही टेम्पलेट पे डीएनए बनाएंगे तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और अगर एमआरएनए के टेम्पलेट पे डीएनए बनाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इस तरीके से ये आपके सिंथेसाइजिंग एंजाइम हैं जो डीएनए बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, फिर आ जाइए आपके जॉइनिंग एंजाइम। जॉइनिंग एंजाइम जो दो डीएनए को जोड़ेंगे वो हो जाएंगे जॉइनिंग एंजाइम। दो डीएनए को, जैसे एक डिसराइबल डीएनए, दूसरा वेक्टर डीएनए, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होंगे वो होगा आपके जॉइनिंग एंजाइम, जो होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, इसे हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। ग्लू मतलब एडेसिव, जोड़ने वाला, तो इसे हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। क्लियर? तो देखिए क्या बताया मैंने, डीएनए के ही टेम्पलेट पे डीएनए, ये आपके डीएनए को ही जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज हो रहा है वो डीएनए लाइगेज है, इन्हें हम जॉइनिंग एंजाइम कहेंगे और इसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। तो ये हो गया जॉइनिंग एंजाइम। नेक्स्ट आ जाइए एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, आपको मालूम है डीएनए आपके जो है हेलिकल फॉर्म में अरेंज रहता है, जिसकी बैकबोन कौन बनाता है? आपके फॉस्फेट ग्रुप, ये इसकी बैकबोन बनाता है। आपने पढ़ा था वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में। फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर से अटैच होके आपके इसकी बैकबोन बनाता है और इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में अरेंज रहता है। तो इसकी बैकबोन को कट करने के लिए एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम यूज होगा, और जब इसकी बैकबोन कट कर दी जाएगी तो ये आपके सीधा हो जाएगा
अगर हम डीएनए के हेलिक्स को कितना भी खोल लें, भाई डीएनए हेलिक्स के फॉर्म में है, कितना भी खोल लें फिर से रीसर्कुलाइज हो जाता है ना। तो अगर हम इसकी बैकबोन को कट कर देंगे तो इसके रीसर्कुलाइजेशन को रोक सकते हैं, जिससे डीएनए सीधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जो कि आपके क्या करेगा, डीएनए की फॉस्फेट ग्रुप को कट करेगा और इसे रीसर्कुलेशन से रोकेगा। तो ये हो गए आपके सारे एंजाइम जो कि आपके बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक में यूज किए जाते हैं। क्लियर? ये तो सारे एंजाइम हो गए। अब आइए डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करना, आइसोलेट करने की टेक्निक क्या है। भाई अगर हमने सेल को खोला, सेल के अंदर से जीन को काटा, तो जीन को अलग करना, भाई आपको मालूम है एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन हैं, ठीक है। अब जीन को अलग करने का जो प्रोसेस है वो आपका पढ़ेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। इसके लिए जो प्रोसेस है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो प्लस फोरेसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना, और फोरेसिस का मतलब होता है टू कैरी अक्रॉस। ये आपके इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, और फोरेसिस का मतलब टू कैरी अक्रॉस, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके चार्ज मॉलिक्यूल को अलग करना, मूव कराना ही कहलाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके चार्ज मॉलिक्यूल को मूव कराना क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस, सबसे पहली चीज हम आपको बता दें, ये जो हमारा डीएनए है ये आपके एसिडिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप के कारण ये किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है, और जो कि नेगेटिवली चार्ज है। कौन सा चार्ज होता है डीएनए पे? नेगेटिव चार्ज होता है एसिडिक ग्रुप के कारण। ठीक। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके इससे अलग करने का प्रोसेस जो है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बनाते हैं वो आपके, जिसके बनाने के लिए हम जो है मैट्रिक्स लेते हैं वो है एग्रोस। एग्रोस एग्रोस जेल। एक्चुअली एग्रोस क्या है? ये एक नेचुरल पॉलीमर है। ये आपके नेचुरल पॉलीमर है जो सीवीड से मिलता है। सीवीड मतलब वीड माने अनवांटेड प्लांट, खरपतवार। तो ये एक समुद्री खरपतवार है सीवीड, उससे मिलता है आपका एग्रोस जेल। तो एग्रोस जेल जिसका मैट्रिक्स हम लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने के लिए, और इसमें आपके इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप कर देते हैं, एक तरफ एनोड और दूसरा कैथोड। तो इस तरीके से एक तरफ एनोड और दूसरा हम दूसरी तरफ कैथोड, दो इलेक्ट्रोड डेवलप कर देंगे। ये तो अब इसमें हम जो है डीएनए चार्ज पार्टिकल को छोड़ देंगे, और आपको मालूम है डीएनए पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब जब हम इस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे अपने ऑपोजिट पोल की तरफ। चूंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है तो ये आपके पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से सारे डीएनए एनोड पे कलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें
जो स्मॉल फ्रेगमेंट होंगे वो फास्ट मूव करेंगे और जो लार्ज फ्रेगमेंट है वो स्लो मूव करेंगे। तो इस तरीके से एनोड की साइड ये आपके डीएनए लेंथ वाइज अरेंज हो जाएंगे। एनोड की साइड डीएनए लेंथ वाइज अरेंज हो जाएंगे। क्यों? स्मॉल फ्रेगमेंट मूव फास्ट देन लार्ज फ्रेगमेंट। क्लियर? तो इस तरीके से ये डीएनए पॉजिटिव एनोड पर लेंथ वाइज अरेंज हो जाएंगे। आ गया? ये मॉलिक्यूलर वेट और लेंथ वाइज अरेंज हो जाएंगे क्योंकि आपके स्मॉल फ्रेगमेंट लो मॉलिक्यूलर वेट के होंगे, लार्ज फ्रेगमेंट हाई मॉलिक्यूलर वेट के होंगे। तो स्मॉल फ्रेगमेंट फास्ट मूव करेंगे बजाय के लार्ज फ्रेगमेंट के। तो ये आपके लो टू हाई मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन ये अभी हमें दिखाई नहीं देंगे, हम इनकी स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग मतलब कलर करना। अब हम इनकी स्टेनिंग करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड